हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि रोज़ रेगुलर मेरी क्लास कितने बजे होती है दोस्तों? 12 बजे मेरी क्लास होती है रोज़ रेगुलर, और आपको 12 बजे मेरी क्लास को अटेंड करना है। और आज हमारी इकाई जो है वो 4 चल रही है, भाग 5वां चल रहा है। तो हम इकाई 4 कर रहे हैं यूजीसी की। काफ़ी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इकाई 3 कर ली है, इकाई 1 कर ली है, उपन्यास की इकाई 6 कर ली है, और साथ ही साथ अब हम इकाई 4 करने जा रहे हैं। और 4 में भी 2-3 क्लासेस और लूँगी, तो 4 जो है हमारी इकाई कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा आज का टॉपिक है गांधीवाद दर्शन। तो आज हमने जानना है कि गांधीवाद दर्शन में क्या बताया गया है, किन सारे आदर्शों की बात की गई है, किन चीज़ों की बात की गई है, वो सारे के सारे वाद में जो भी चर्चाएं हैं वो आज हम करेंगे। और भी वाद है, जैसे अम्बेडकरवाद है, लोहियावाद है, ये हम अगली क्लास में करेंगे। और फिर वाद आ जाते हैं, और फिर बाद में हमारे विमर्श आ जाते हैं, तो उनकी चर्चा भी हम करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को पता चल गया है कि आज हम गांधीवाद दर्शन करने जा रहे हैं और इसकी चर्चा करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन बजाना ना भूलें। ठीक है, तो सभी के सभी वीडियो को लाइक भी कर दे और जो है बेल आइकन भी दबा दे, ताकि आपको जितनी भी अपकमिंग क्लासेस है वो पता चलती रहे और आप क्लास को अटेंड करते रहे। और साथ ही साथ जिन्होंने जो है पिछली क्लासेस नहीं देखी है मेरी, तो वो पिछली क्लासेस को भी आराम से इजीली देख पाएंगे। सामने स्क्रीन में आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टा अकाउंट नज़र आ रहा होगा, और यहाँ आप इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि फॉलो करने से ऐसा होगा कि आपको एनटीए की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अपडेट्स हैं, वो सारी के सारी यहाँ पर फ्रेश मिल जाएगी। आप चाहो तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, प्ले स्टोर पर जाकर फिलर फॉर्म सर्च कीजिए। फिलर फॉर्म सर्च करेंगे, आपके सामने एक ऐसी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, और आप वहाँ पर जो है फ्री नोट्स ले सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं, 5000 MCQs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्री नोट्स में आपको दोनों पेपर के नोट्स मिल रहे हैं, मतलब यूजीसी नेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। सो आप इजीली वहाँ से अपना फ़ायदा उठा सकते हैं पूरा का पूरा। जहाँ तक बात क्विज़ की है, तो क्विज़ के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, क्विज़ का अलग अलग टाइमिंग है। आप लोगों को, क्योंकि आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों की टीचर मैं हूँ, और मैं आपको ये अलाउड कर रही हूँ कि आप लोगों ने पेपर जो 1 है वो जो है करना है, और पेपर 2 जो है उनके क्विज़ देने। तो पेपर 1 और पेपर 2 में जो हिंदी है उसका क्विज़ देना है आप लोगों को। टाइमिंग आप लोगों को बता देती हूँ, 9:30 बजे क्विज़ डल जाते हैं जीके के। 11:50 पे जो है फर्स्ट पेपर के डल जाते हैं क्विज़। उसके बाद 2:50 पे वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्विज़ डल जाते हैं। उसके बाद 5 बजे जो है सेकंड पेपर के डलते हैं। तो सभी टीचर के भी 5 बजे डलते हैं, लेकिन आप लोग हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी साहित्य के। आप ये ना सोचिए कि क्वेश्चन जो है मुझे तो 2 क्वेश्चन आए, 3 आए, या 5 आए, या 1 आया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि पूरे क्वेश्चन आ रहे, क्योंकि मैंने भी चेक किया तो उसमें पूरे क्वेश्चंस नहीं थे। ठीक है, उसमें किसी में कभी 1 क्वेश्चन दिखाता है, कभी 2 क्वेश्चन दिखाता है, कभी 5 क्वेश्चन दिखाता है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन वो दिखा रहा है, आपको बस वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बस हमने स्पीड चेक करनी है, हमने स्पीड देखनी है आप लोगों की कि कितनी है। और आपको पता होगा कि फर्स्ट पेपर वालों को विनर भी जो है अनाउंस किया गया है, विनर बनाया जा रहा है। सो कितना जो है बेनिफिट आप लोगों को हो रहा है। तो इसी तरीके से सेकंड पेपर वालों को भी जो है गिव वे दिया जाएगा, और आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है पूरा फ़ायदा उठाने का। तो कंग्रेचुलेशन उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने इस बार जो है टॉप किया है। तो फर्स्ट पोजीशन आती है प्रियंका की। प्रियंका ने क्विज में टॉप किया है, जिसके 160 कॉइन्स जो है वो हो गए हैं। उसके बाद सेकंड पोजीशन फिर दोबारा शुभांकर की आ जाती है। शुभांकर के 108 कॉइन्स जो हैं वो हुए हैं। संध्या की बात करूँ, संध्या के 100 हो चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा इनका कंपटीशन एक दूसरे के साथ चल रहा है। तो इसी तरीके से कंपटीशन करते रहिए। प्रियंका भी सबसे टॉप पे चल रही है, तो शुभांकर आप उन्हें टक्कर देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है,
और संध्या देखिए बिल्कुल शुभांकर के नंबर आपके बिल्कुल नज़दीक ही है, सो आप भी उन्हें क्रॉस आउट कर सकती हैं। तो इस तरीके से देखिए बहुत पास पास है और तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ चैलेंज करके चलिए ताकि आपके नंबर आगे हो, और बाकी सबको भी मौका मिला हुआ है तो यार पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ यार, और नंबर लेकर आओ और इन्जॉय करो। ठीक है, निशा तो अब डीली होंगी, निशा सबसे फर्स्ट नंबर पे चल रही थी, तो जो टॉप पे चलते हैं उन्हें टॉप पर ही रहना होता है, लेवल नीचे नहीं करना होता है। ठीक है, तो टॉप पे हो तो टॉप पर ही रहो और इसी तरीके से मेहनत करो, क्योंकि अगर आपको गिफ्ट्स चाहिए तो आपको मेहनत तो थोड़ी करनी ही पड़ेगी। तो प्रियंका, शुभांकर और संध्या कंग्रेचुलेशन, आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन ली है। उसके बाद फोर्थ में आ जाते हैं हार्दिश, फिफ्थ में आ जाते हैं निशा साहू, सिक्स में आ जाते हैं पूजा, सेवन्थ में प्रिया, एट्थ में सुनीता, नाइन्थ में इंदर और 10 में उषा रानी। तो आप लोगों के पॉइंट स्क्रीन में आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो कंग्रेचुलेशन आप सभी को कि आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से मेहनत की, और खासकर टॉप 3 जिन्होंने इतनी अच्छी मेहनत की है। अब आज का क्विज का हमारा क्वेश्चन था, कौन सी पत्रिका का संपादन जो है निराला जी ने नहीं किया है। तो कौन सी पत्रिका का संपादन निराला जी ने नहीं किया वो बताना है। तो इसका आंसर आएगा सरोज। तो जिन्होंने आंसर सरोज दिया था उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर था, तो उनको पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए, अब गिव वे में मैंने बता दिया है कि जो फर्स्ट पेपर के विनर होंगे उन्हें जो है फर्स्ट पेपर की बुक दी जाएगी, सेकंड पेपर की बुक दी जाएगी और सोल्यूशन पेपर दिया जाएगा गिव वे में। और जो फर्स्ट सेकंड पेपर में विनर होंगे अभी उनके लिए कोई गिफ्ट अनाउंस नहीं किया गया है। अब हमारा टॉपिक आ जाता है वैचारिक पृष्ठभूमि का। वैचारिक पृष्ठभूमि हमारी कौन सी इकाई चल रही है? हमारी इकाई ये चल रही है 4। तो इकाई 4 चल रही है और इकाई 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि के अंदर हम लोग गांधीवाद दर्शन पढ़ रहे हैं कि गांधीवाद दर्शन क्या है। तो यहाँ पे गांधीवाद के जो गांधी जी के विचारों की चर्चा की है, गांधी जी ने जो जो बातें कही है उनकी चर्चा की है। तो हर तरीके से हम मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो गांधी को तो आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं हम इसको। तो पहला पॉइंट देखेंगे, महात्मा गांधी के विचारों को गांधीवाद कहा जाता है। तो जो महात्मा गांधी है उनके विचारों को, उनके जो विचार है उन्हीं को क्या कहा गया? गांधीवाद नाम दिया गया, गांधीवाद संज्ञा दी गई और इस तरीके से उन्हें गांधीवाद कहा गया। पर गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी का क्या विचार है वो भी जानना ज़रूरी है कि गांधी जी क्या अपने विचारों को गांधीवाद मानते हैं, क्या वो अपने दर्शन को एक गांधीवाद मानते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि गांधीवाद नामक कोई वस्तु नहीं है, मतलब जो गांधीवाद है ऐसी नामक कोई भी वस्तु नहीं है, और ना मैं अपने पीछे कोई संप्रदाय छोड़ना चाहता हूँ, और ना वो कहते कि मैं अपने पीछे कोई संप्रदाय जो है छोड़ना चाहता हूँ। मेरा तो यह दावा भी नहीं है कि मैंने किसी नए सिद्धांत का आविष्कार किया है, मतलब मैंने जो भी चीज़ें बताई है लोगों ने वो अपने आप ही उसको एडॉप्ट किया है, अपने आप ही लोगों ने उसे अपने जीवन में उतारा है, अपने आप ही लोगों ने उसके ऊपर जो है पुस्तक लिख डाली है या चर्चाएं कर डाली है, और मैंने उसमें कुछ आविष्कार भी नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ जो है शाश्वत सत्य को अपने नित्य जीवन से व प्रतिदिन के प्रश्नों पर अपने ढंग से उतारने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर जो है गांधी जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने तो सत्य, बस सत्य पे चलने का, ठीक है, ही मैंने तरीका को जो है अपनाया है अपने नित्य जीवन में। रोज़ की ज़िंदगी में मैं जो है सत्य पर चलना और सत्य के मार्ग पर ही रहना, ये सब ही जो है करता आ रहा हूँ। मैंने कभी भी किसी चीज़ का आविष्कार करने के बारे में नहीं सोचा, और ना मैंने किसी भी संप्रदाय को जो है छोड़ना चाहा है। ठीक है, तो मैं जैसे चला बस सिर्फ एक सत्य का मार्ग ही था जिस पर मैंने चला, और मैं चलते चलते यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। गांधी जी के अनुयायियों ने, अनुयायी क्या होते हैं? अनुयायी होते हैं शिष्य, जो गांधी जी के शिष्य हैं। ठीक है, तो गांधी जी के शिष्य ने गांधी जी के अनुयायियों ने गांधी जी के बिखरे जो अव्यवस्थित विचारों को संकलित करके क्रमबद्धता प्रदान की।
उसे क्या कहा गया, गांधीवाद नाम दिया गया। अब समझ आया गांधीवाद किसे कहा गया, गांधीवाद इसे कहा गया कि जैसे गांधी जी ने अलग अलग विचार दिए, गांधी जी ने अपनी बातें बताई, अलग अलग लोगों को विचार दिए, वो सब अलग अलग थे, जो है बिखरे हुए थे, मतलब बिखराव था उनमें, अव्यवस्थित थे, इधर उधर हो रखे थे। उन विचारों को बिल्कुल क्रम में लगाते हुए उन्होंने जो है उन रचनाओं को लिख डाला, एक विचारों को संकलित कर डाला, इकट्ठा कर डाला और एक चीज़ में रख दिया। तो इस तरीके से जो है गांधी जी के जो शिष्य हैं उनके द्वारा ये काम किया गया और उनके द्वारा ही उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है अपने उसमें ऐड की। चौथा पॉइंट क्या आता है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो ये तो शायद सभी को ही पता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। मोहनदास करमचंद गांधी है और उनके जन्म की मैं बात करूँ तो 2 अक्टूबर को होता है और सबको पता है कि उस दिन हम गांधी जयंती मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर 1869 में जो है गांधी जी का जन्म माना जाता है। और अगर हम मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 में जो है उनकी मृत्यु का समय माना जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है जो पूछ लिया जाता है और इस तरीके से आपको इन्हीं छोटे छोटे फैक्ट्स को जो है याद रखना है। ठीक है, अब आगे चर्चा करेंगे हम इसमें सामान्य दर्शन की। महात्मा गांधी का सामान्य दर्शन, तो सामान्य इस तरीके से पड़ेगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी का सामान्य दर्शन में किस तरीके का दर्शन जो है महात्मा गांधी ने दिया है, मतलब एक तरीके से महात्मा गांधी ने तो अपने विचारों को रखा हमारे सामने और उन्हें हमने किस तरीके से लिया है, अपने जीवन में उतारा है और किस तरीके से वो बन के यहाँ पर एक दर्शन के रूप में या रूप में हमारे सामने यहाँ पर आ गया। अब सबसे पहले आ जाता है महात्मा गांधी का पहला पॉइंट कि महात्मा गांधी बोलते हैं ईश्वर पर भरोसा जो है उन्हें बहुत था। तो अगर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी को ईश्वर पर बहुत भरोसा था और वो वास्तविकता पर ज़्यादा बल देते थे। वो कहते थे कि हमारे भीतर जो है, हमें जो ईश्वर है, हमारे अंदर का जो भीतर का ईश्वर है उसकी वास्तविकता जो अनुभूति है वो हमें करनी चाहिए, हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, हमें अपने जो है अहिंसा के मार्ग पर हमें जो है चलना चाहिए और ईश्वर पर पूरा का पूरा भरोसा करना चाहिए। हमें ईश्वर को इधर उधर भटकने, दूर दराज देखने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर हमारे भीतर है और हमारे, चाहे वो हमारे कर्मों के रूप से आ रहा है, चाहे वो मानवता के रूप से हमारे अंदर आ रहा है, पर एक तरीके से ईश्वर हमारे साथ है और ईश्वर पर जो है हमें पूरा का पूरा भरोसा जो है वो होना चाहिए। तो ईश्वर पर भरोसा करने की बात यहाँ पर महात्मा गांधी ने कही है कि उन पर हम भरोसा किया जाते हैं। पर यहाँ पर उन्होंने ईश्वर किसको कहा है, यहाँ पर ईश्वर उन्होंने अपने भीतर जो आत्मा है, अपने भीतर जो मानवता है, इंसानियत जो हमारे भीतर है, उन चीज़ों को यहाँ पर उन्होंने ईश्वर पर अपने अंदर भीतर की जो आत्मा है या वास्तविकता है, जो वास्तविकता अनुभूति सत्य है हमारे भीतर, उसको जो है स्वीकार करने की बात की है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा सत्य। अब सत्य में क्या है, सत्य में जो है साकार रूप को मानने की बात की है। तो महात्मा गांधी ने जो है ईश्वर को साकार रूप में मानने की बात की है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर क्या है, सत्य है। ठीक है, वो एक तरफ तो कहते हैं कि ईश्वर जो है वो सत्य है, पर दूसरी तरफ वो ये कह लेते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। मतलब अगर हम सत्य की राह पर चलते हैं तो वही हमारे ईश्वर है। तो ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, ये बात जो है वो महात्मा गांधी बताते हैं और वो बोलते हैं कि हमें इसी पथ पर चलना चाहिए क्योंकि सत्य ही हमारा जीवन है। तो सत्य को ही उन्होंने सारा का सारा यहाँ पे प्राथमिकता दी है और उन्होंने कहा है कि जैसे कि आपने पीछे भी मैंने आप लोगों को बताया कि उन्होंने कहा कि ये कोई वाद नहीं, ये कोई दर्शन नहीं है। अगर उन्होंने एक जगह एक बात भी कही थी, उन्होंने कहा था कि मेरे विचारों को चलना, मेरे विचारों पर रहना, ये तो आपकी मर्जी है, आपका वो है, लेकिन मैं तो चाहूँ तो मैं कल जो है अपने विचारों को बदल भी सकता हूँ। तो जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे अपने विचारों को बदलना है या विचारों पर कुछ चेंजेस करने, बदलाव करने हैं, तो मैं ज़रूर करूँगा क्योंकि मुझे सामाजिक हित जो है वो लोगों का देखना है और सत्य की राह पर जो है मुझे चलना है। तो उसे एक तरीके से वाद नहीं कहा जा सकता। तो उसी तरीके से उन्होंने सत्य का जो समर्थन जो जिस तरीके से किया है, तो वही यहाँ सत्य के समर्थन की बात की जा रही है। तो राज्य ही क्या है, जीवन है। राज्य कह रही हूँ कि सत्य ही क्या है, जीवन है। तो सत्य की बात है यहाँ पर कि सत्य ही जीवन है और ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। यहाँ पर ये चीज़ कही है। उसके बाद तीसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो तीसरा पॉइंट आ जाता है अहिंसा। अब जब अहिंसा की बात आती है, अहिंसा का अर्थ क्या होता है, हिंसा ना करना।
कि किसी प्रकार की भी कोई हिंसा जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी क्या चाहते थे? महात्मा गांधी यही चाहते थे, उनके सामान्य दर्शन में यही था कि हिंसा जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब वो चाहे बाहरी तौर से हो चाहे आंतरिक तौर से हो, मतलब मानसिक तौर से भी तो हिंसा होती है। कि मानसिक तौर से हिंसा कैसे होती है कि इंसान जो है वो मन ही मन जो है इंसान को मानसिक तौर से जो है आघात पहुंचाता है, मानसिक तौर से जो है उसे जो है मजबूर कर देता है, उसको उसके साथ हिंसा जो है करता है। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ उसको हाथ लगाकर ही मारे, ठीक है। तो इस तरीके से ही ज़रूरी नहीं, तो हिंसा तो जो है किसी भी तरीके से की जाती है। तो यहाँ पर जो है बात की जा रही है कि मानसिक रूप से भी जो है हिंसा नहीं करने की बात यहाँ की गई है, और अहिंसा के पथ पर जो है चलने की बात की गई है कि यहाँ पे हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। अब बात करते हैं प्यार की। तो गांधी जी प्यार के बारे में क्या बताते हैं? तो गांधी जी ने प्यार प्रेम को ही सत्य की प्राप्ति बताया है कि अगर हमें अपने सत्य की प्राप्ति करनी है, अगर हमें सत्य के पथ पर चलना है, तो प्रेम ही एक ऐसा द्वार है जिसके द्वारा हम सत्य की राह पर जो है चल सकते हैं, सत्य के पथ पर जो है वो चल सकते हैं। और इसमें यहाँ पर कौन से प्रेम की बात की गई है? यहाँ पर इंसानियत के प्रति प्रेम है। जैसे कि बताया गया कि पूंजीपति जो होते हैं, पूंजीपति के पास बहुत पैसा होता है, बहुत वो होता है, तो गांधी जी उन्हें यही कहते हैं कि तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है लेकिन गरीबों के पास तो खाने के लिए रोटी तक नहीं है। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम अपना थोड़ा सा पैसा या थोड़ी सी चीज़ जो है अपनी सेवा पर लगा दो। किनकी सेवा पर? गरीबों की सेवा पर लगा दो, गरीबों की जो है मदद करके उनके उसमें लगा दो। तो वो ये चाहते हैं कि इस तरीके का जो है वो करे। लेकिन क्या होता है कि पूंजीपति जो है वो अपना फ़ायदा देखते हैं, अपना वो देखते हैं, सामाजिक कल्याण सामाजिक हित की चर्चा जो है वो नहीं करते। तो यहाँ पे गांधी जी ने बार बार जो है प्रेम से यही समझाने का कोशिश की है कि तुम मानवता दिखाओ, मानवतावादी बनो, मानवता दिखाओ और जो है इस पथ पर जो है वो चलते रहो, ठीक है। और इंसानियत सेवा दिखाओ और जो है इंसानियत दिखाओ और प्यार प्रेम की भावना रखकर जो है आगे बढ़ते चले जाओ। तो ये इस तरीके से जो है सत्य पर चलने की बात की गई है कि सत्य के लिए जो अगर हमें प्रेम का द्वार पकड़ेंगे तो प्रेम से पकड़कर ही हम सत्य के पथ पर भी आराम से चल सकते हैं, क्योंकि सत्य पर चलने के लिए हमें प्रेम का ही सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद आगे क्या कहते हैं गांधी जी का अगला पॉइंट है, एक आदर्श समाज होना चाहिए। तो बिल्कुल एक आदर्श समाज की यहाँ पर कल्पना की गई है। बोला गया है कि किसी भी तरीके का जो है जीवन जो है हमारा हो तो वो कैसा होना चाहिए? वो सिर्फ और सिर्फ नैतिक जीवन होना चाहिए। मतलब हमारे जीवन में नैतिकता होनी चाहिए। हमारे जीवन जो है इस तरह नहीं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया। हम हमेशा अपने आदर्शों, अपनी नैतिकताओं, इन सब चीज़ों में चलते रहे, यही हमारा एक आदर्श समाज जो है वो कहलाएगा। अगर हम आदर्श बनेंगे तो हमारा समाज भी धीरे धीरे आदर्श बनता चला जाएगा। हमें अपने आदर्श समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछात, ये सारी चीज़ों से जो है परे रहना है। धर्मों, संप्रदाय, इन सब चीज़ों से परे रहना है। इन सब चीज़ों में उलझे नहीं रहना है, बल्कि जहाँ किसी को ज़रूरत है हमारी, हमें वहाँ मानवता दिखानी है। ऊंच नीच जो है, छुआछात, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो इस तरीके से हमें एक ऐसे आदर्श समाज की संरचना करनी है जिस समाज में सभी व्यक्ति समान हो, जिस समाज में जो है हर व्यक्ति के साथ जो है एक तरीके का जो है व्यवहार किया जाए, ठीक है। तो सत्य पर ही चलने की बात की गई है, सत्य के पथ पर ही रहने की बात की गई है कि सत्य पर ही चले। तो सत्य से ही ये सारे का सारा जो है जीवन पॉसिबल है। और अहिंसा के जो पथ पर जो है अहिंसा की जो बात की है कि जहाँ पर हिंसा ना करना जो है वही सबसे ज़्यादा बेहतर यहाँ पर समझा गया है। तो इस तरीके के गांधी जी ने एक आदर्श समाज की चर्चा यहाँ पर की है। उसके बाद बात कर देते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह मतलब भय से मुक्त। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है कि भय से मुक्त, मतलब जो भय है दिल में उससे जो है मुक्त जब कोई हो जाता है तब जाकर वो किस पथ पर चलने की कोशिश करता है? सत्य के पथ पर चलने की कोशिश करता है। और वही सत्य का पथ क्या है? वही सत्य का पथ जो है वो सत्याग्रह कहलाता है। तो यहाँ पर जो है भय से मुक्त
मुक्त होने की बात की गई है, सत्य के मार्ग पर चलने की बात की गई है। और उन्होंने कहा है कि कायर नहीं बनना चाहिए, कायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम सत्य नहीं असत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हम कायर बन जाते हैं, हम डरते हैं, हम जो है हमारे अंदर जो है लोभ होता है, हम लोग जो है जीवन में सही नैतिकता, एक आदर्श जीवन अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, सत्य के मार्ग पर चले, ठीक है। भय से मुक्त होना ज़रूरी है, सत्य के मार्ग पर चलना ज़रूरी है, ठीक है। और तभी हम जो है एक सत्याग्रही बन पाएंगे। उसके बाद आगे आ जाता है 7वां पॉइंट हमारा, साध्य और साधन की पवित्रता। अब यहाँ पर साध्य और साधन की जो पवित्रता है उसकी चर्चा की गई है। तो यहाँ पर साध्य क्या है, क्योंकि हम गांधीवाद की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर साध्य क्या है, मतलब उनकी साध्य क्या है, स्वतंत्रता। ये क्या चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। तो समाज के कल्याण की बात की जा रही है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं की जा रही यहाँ पर एक अपना जो है, मैं कहूँ कि एक अपने हित की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे सर्वहित की बात की जा रही है कि सबका हित हो। तो उसके लिए ये क्या चाहते हैं, इनका साध्य क्या है, स्वतंत्रता है, जो हम सबको स्वतंत्रता चाहिए। और तो साध्य का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पर स्वतंत्रता हो गया, ठीक है। और दूसरी तरफ साध्य, दूसरी तरफ आ जाता है साधन। तो साधन क्या है, अब देखिए स्वतंत्रता चाहिए, तो स्वतंत्रता के लिए आपको क्या साधन चाहिए यहाँ पर। तो गांधी जी ने किस साधनों की बात की है, गांधी जी ने 2 साधनों की बात की गई है। एक की गई है सत्य की, ठीक है, कि सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, और दूसरी गई है अहिंसा की, ठीक है। तो इन 2 मार्ग पर चलने की बात जो है गांधी जी ने की है, और यही हमारे क्या है, साधन है। साध्य समझ में आ गया, साध्य का अर्थ हो गया स्वतंत्रता, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए स्वतंत्रता, हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो उसके लिए साधन क्या होंगे, अगर हमें स्वतंत्रता चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हमारा साधन यही है। अगर हर व्यक्ति के अंदर सत्य आ गया, अगर हर व्यक्ति के अंदर अहिंसा पैदा हो गई, अगर हर व्यक्ति के अंदर अहिंसा आ गई कि हमने किसी के साथ भी हिंसा नहीं करनी है, तब उसका हृदय जो है वो कोमल हो जाएगा, और तब वो जो है एक पवित्रता उसके अंदर आ जाएगी, और तब ही वो जो है इस दर्शन को बढ़ा पाएगा। और एक आदर्श समाज जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उस आदर्श समाज, उस नैतिकता वाले सिद्धांत और उस मानवता वाले सिद्धांत की जो है चर्चा, सिद्धांत को जो है स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 8th पॉइंट। तो 8th पॉइंट हमारा क्या है, राजनीति और धर्म। अब यहाँ पर राजनीति और धर्म की चर्चा भी जो है महात्मा गांधी करते हैं। वो बताते हैं कि इनका आपस में संबंध है, किसका, राजनीति का और धर्म का। तो राजनीति और धर्म की अगर बात करें तो दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, दोनों का एक आपस में संबंध है। अब किसी भी, अगर हम धर्म की बात करें तो किसी भी धर्म के बिना जो है नैतिकता नहीं आ सकती है। धर्म हमें, देखो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि जीवन में जो है दोनों चीज़ें, दोनों पथ होने ज़रूरी है। जीवन में अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ कर्म ही कर्म करते चले जाएं, हम बोले कि सिर्फ कर्म ही करना है, कर्म के पथ पर ही चलना है, तो भी जीवन जो है आसान नहीं है, तो भी कर्म पर चलना ही सब कुछ नहीं है। अब देखिए, कर्म तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब हम जब राजनीति पढ़ते हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं ना कि हमें क्या राइट मिला है, हमें क्या मिला है, हमें मिला है स्वतंत्रता का अधिकार। हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला, तो फिर तो हमें स्वतंत्रता हर चीज़ की होनी चाहिए। फिर तो हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम किसी को भी मार कर आ जाए, किसी का भी खून करके आ जाए, हम गुंडागर्दी करके आ जाए, चोरी चकारी करके आ जाए। तो इस तरीके की हमें खुली स्वतंत्रता है कि हम हर तरीके से स्वतंत्रता को अपना सकते हैं। लेकिन नहीं, उस स्वतंत्रता की बात यहाँ नहीं की गई है। वहाँ पर किस स्वतंत्रता की बात, उन्होंने बोला हमें स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी लगाई गई है, मतलब कुछ रोक भी लगाई गई है, कुछ चीज़ें निषेध भी की गई है कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आप किसी का खून नहीं कर सकते, आप चोरी चकारी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको जो है हमारे जो कानून है उनके द्वारा जो है आपको सज़ा सुनाई जाएगी, सज़ा दी जाएगी। इसलिए लोग डर के मारे जो है नहीं करते। तो एक तरफ तो हमें स्वतंत्रता दी है, एक हाथ से तो स्वतंत्रता दे दी कि तुम आज़ाद हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें स्वतंत्रता का अधिकार है, तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन दूसरी तरीके से हमारे ऊपर पाबंदियां भी लगा रखी है कि तुम क्या क्या काम कर सकते हो और क्या क्या काम नहीं कर सकते हो। बिल्कुल उसी तरीके से हमारा ये जीवन है, और हमारे इस जीवन में जितना ज़रूरी कर्म है उतना ही ज़रूरी धर्म भी है।
दोनों पथ पर चलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये तो कुछ विचार है कि दोनों पथ पर चलना ज़रूरी है। अब देखिए, अब मैंने अगर बोल दिया कि आप कर्म करो, तो मैंने कहा ना कि आप कर्म कुछ भी कर सकते हो, कुछ गलत काम भी कर सकते हो, तो आप तो बोलोगे कि ये तो मेरा कर्म है और मैं तो कर्म कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता। धर्म क्यों होना चाहिए ये बताने की बात है। धर्म क्यों होना चाहिए? धर्म इसलिए होना चाहिए क्योंकि धर्म के होने से क्या होगा, धर्म के होने से आपको पता चलेगा। अगर आपके जीवन में धर्म होगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कर्म जो है वो सही है और कौन सा कर्म जो है वो गलत है। तो आप कर्म तो कर रहे हो, लेकिन कर्म में आपको ये नहीं पता, आप तो जो है किसी का खून भी कर रहे हो और जो है पुण्य भी कर रहे हो, दोनों चीज़ें कर रहे हो। तो आपको नहीं पता कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। उसके लिए हम किसका सहारा लेते? धर्म का सहारा लेते। क्योंकि अगर हमारे जीवन में धर्म होगा तो हमारा हृदय खुद ही हमें बता देगा कि नहीं नहीं, इसको नहीं मानना, ये तो गलत बात है, किसी को नहीं, किसी के ऊपर जो है हाथ नहीं उठाना, ये तो गलत बात है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि कितना कुछ है कि हमें जो है किसी के ऊपर अहिंसा नहीं, जो है किसी के ऊपर हिंसा जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है धर्म जो है वो पूरी तरीके से राजनीति के ऊपर चलता है कि जो धर्म है वो क्या है। धर्म हमें नैतिकता सिखाता है, धर्म हमें जो है एक आदर्श समाज सिखाता है कि एक आदर्श समाज किस तरीके का जो है वो होना चाहिए। तो धर्म से ही सब कुछ है। और राजनीति क्या है कि धर्म होगा, नैतिकता होगी, सब होगा, तभी हम राजनीति कर पाएंगे। एक सत्ता का केंद्रीकरण जो है वो राजनीति होता है। तो एक सत्ता का केंद्रीकरण जो है वो हो पाएगा और हम जो है एक आदर्श समाज की संरचना कर पाएंगे। तो बिना धर्म के कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर भी बात की गई है, राजनीति एक तरीके से कर्म है और जो है धर्म जो है वो धर्म है कि धर्म के बल पर ही हम एक अच्छी राजनीति की जो है वो यहाँ पर उसकी संरचना कर सकते हैं। आई होप आपको ये 8 पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आ जाते हैं गांधीवाद की विशेषताएं और पक्ष। अब गांधीवाद की जो है विशेषताएं क्या है और पक्ष में तर्क क्या है। तो अलग अलग तर्क जो है वो दिए गए हैं, अलग अलग तरीके से जो है बताया गया है। तो क्या बताया गया है इसमें वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे अध्यात्मवाद पर आधारित है। तो ये सारा का सारा जो गांधीवाद की विशेषता बताई गई है ये सारे अध्यात्म पर, अध्यात्म मतलब एक तरीके से धर्म पर निर्भर करता है, धर्म के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि देखिए राजनीति की बात की ना मैंने, तो राजनीति की बात की, तो राजनीति की बात पर मैंने आपको क्या बताया, राजनीति की बात पर मैंने आपको यही बताया कि किस तरीके से जो है राजनीति पर चलने के लिए सत्य का मार्ग ही अपनाना पड़ रहा है। राजनीति पर चलने पर ही क्या करना पड़ रहा है कि हिंसा नहीं करने पर बल दिया गया कि हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, राजनीति पर ही जो है सारा कुछ जो है धर्म की बात की गई है कि बिना धर्म के हम जो है राजनीति के पथ पर जो है नहीं चल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है राजनीति को कितना ज़्यादा ऊपर यहाँ पर समझा गया है। उसके लिए धर्म को, सत्य को, हिंसा ना करने को ही जो है महत्व दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, अध्यात्मवाद पर आधारित है ये पूरा का पूरा जो गांधीवाद की विशेषता है। और उसमें भी यही बताया गया है कि पूरा का पूरा धर्म पर ही, सत्य पर ही और हिंसा ना करने पर ही आधारित है। सत्य पर, धर्म पर और अहिंसा पर। ठीक है, अब पॉइंट पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, एक व्यवहारिक दर्शन। तो एक तरीके का एक व्यवहारिक दर्शन होना चाहिए। ठीक है, व्यवहार जो है उसका काफ़ी बल दिया गया है। हमारा व्यवहार जो है वो एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए, एक अच्छा होना चाहिए जिसके अंदर सत्य हो, जिसके अंदर नैतिकता हो, जिसमें कुछ अपने अच्छे जो है अपने सिद्धांत हो, अच्छे वाद हो। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अंदर होनी चाहिए, हमारे व्यवहार के अंदर होनी चाहिए। व्यवहार के दर्शन में हमारे भीतर जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। तब हम जो है एक अच्छे जो है अध्यात्मवाद पर जो है
चल पाएंगे। तब हम जो है एक नैतिक राज्य, एक नैतिक, एक आदर्श समाज की जो है स्थापना कर पाएंगे और गरीबों का जो है हित कर पाएंगे और एक पथ पर चल पाएंगे। देखिए, हमारे अंदर अगर मानवता नहीं होगी, अगर हमारे अंदर हम हिंसा की भावना रखें, अगर कि हम हिंसा है तो हम हिंसा की भावना, अगर हमारे हृदय कठोर होगा तो हम कहाँ से एक समाज, एक अच्छे समाज की जो है स्थापना कर पाएंगे। हम नहीं कर पाएंगे एक अच्छे समाज की स्थापना अगर हमारा हृदय जो है कठोर होगा। तो इसीलिए उन्होंने जो है ऐसी चर्चा की कि हमारा व्यवहार दर्शन जो है वो एक अच्छा होना चाहिए ताकि हम एक सत्य मार्ग पर चल सके। सत्याग्रही होना चाहिए, बिल्कुल सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। बार बार ये चीज़ बताइए, मतलब भय से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, भय से मुक्त होगा, सत्य की मार्ग पर चलेंगे। ठीक है, हमें बिल्कुल भी कायर नहीं होना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। हमने कौन सा कुछ गुनाह किया है तो हमें हमेशा अपने उस पर जो है सर उठाकर रहना चाहिए और चलना चाहिए कि हम एक अच्छे मार्ग, एक सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। फिर है अहिंसा पर आधारित। तो जो अहिंसा पर आधारित था मतलब हिंसा ना करना, कि हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए, हिंसा के उस पर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें जो है अहिंसा करनी चाहिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ऊंच नीच छुआछात इन सब से दूर रहना चाहिए। आदर्श राज्य की स्थापना करने की बात की कि एक ऐसा राज्य हो जहाँ पर जो आदर्श हो, जिसमें नैतिकता जो है होनी चाहिए। ठीक है, एक नैतिक जीवन की बात की गई है, ऊंच नीच ये सब छुआछात ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गरीब अमीर नहीं होना चाहिए, काला गोरा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चर्चाएँ हमारे भीतर नहीं होनी चाहिए। हर तरीके से हर एक इंसान स्वतंत्र और साथ ही साथ जो है बराबरी का दर्जा जो है उनको मिलना चाहिए। और इसी तरीके के आदर्श समाज की कल्पना की गई है जो सत्य और धर्म और जो है अहिंसा पर आधारित हो। फिर है सर्वोदय होना चाहिए, मतलब सबसे ऊपर सर्वोपरि होना चाहिए, जिसमें उपेक्षित जो गरीब लोग हैं, मतलब उपेक्षित जो गरीब लोग हैं उनके उत्थान से जो है देश की प्रगति जो है वो संभव हो जाती है। तो इसलिए उनको अधिकार होना चाहिए गरीबों को कि वो अपने उत्थान के लिए कुछ करें। ठीक है, वो अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को जो है देश में भागीदार बनाने के लिए जो है कुछ ना कुछ संकल्प करे, कुछ ना कुछ काम करे, कार्य करे ऐसे अपने उत्थान के लिए। तो उपेक्षित जो गरीब लोग हैं वो उत्थान के लिए, देश समाज में जो है प्रगति के लिए जो है वो संभव, प्रगति के लिए जो है सबसे आगे जो है वो होने चाहिए। तो इसलिए उनको भी अपने खुद के लिए जो है प्रयास करने चाहिए। तो सर्वोदय होना चाहिए, सबके लिए, सबके हित के लिए होना चाहिए। छुआछूत विरोधी होना चाहिए। बिल्कुल, ये जो छुआछूत है, जो हम छुआछूत, जातिवादी संप्रदाय भेदभाव ये सारी जो हम करते हैं, वर्ण व्यवस्था, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इन सब चीज़ों से परे होना चाहिए। तभी गांधी जी ने जो है उनको हरिजन नाम दिया था। तो हरिजन नाम जो है वो गांधी जी ने दिया था और गांधी जी ने कहा था, क्योंकि गांधी जी ने कहा था। और एक चर्चा और एक लाइन, एक पंक्ति आती भी है जिसमें गांधी जी ने ये कहा कि अगर मुझे कहा जाए कि तुम्हें जन्म लेना है दोबारा तो मैं जन्म हरिजन बनकर लेना चाहूँगा। और हरिजन बनकर गरीबों के दुख सुख, उनके जो हर चीज़, उनके जो हर गम, वो किस स्थिति में रहते हैं, किस तरीके के आर्थिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां, हर तरीके से प्रताड़ित होना चाहता हूं। हर तरीके से उनके दुख को अपना दुख जो है वो बनाना चाहता हूं और मैं उनके ही हरिजन बनकर ही जन्म लेना चाहता हूं। तो वो इस तरीके से जो है चर्चा कर कर ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके का बुरा व्यवहार जो है वो गरीबों के साथ होता है। पूंजीवती जो है वो, उनके पास इतना पैसा है फिर भी वो उनकी जो है मदद नहीं करते हैं, उनके अंदर सत्य नहीं है, उनका कठोर हृदय है और फिर भी वो अहिंसा करती है। किस तरीके से उन्होंने अत्याचार जो है देशवासियों के ऊपर किया। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी चर्चाएँ जो है वो करते हैं कि छुआछूत के जो है हमें विरोधी होना चाहिए और जो है इस तरीके से जो है सत्य के मार्ग पर चलने की बात उन्होंने की है। उसके बाद यहाँ पे 7th पॉइंट देखोगे तो विकेंद्रित अर्थव्यवस्था तथा न्यासधारिता का सिद्धांत जो है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या बात की गई है, यहाँ पे विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की बात की गई है कि एक तो अर्थव्यवस्था की जो है उसको जो ठीक करने की ज़रूरी है। और अर्थव्यवस्था ठीक कैसे होगी, जब न्यायधारिता होगी। मतलब न्यासी का मतलब क्या होता है, न्यासी का मतलब होता है ट्रस्टी। न्यासी का मतलब क्या होता है, ट्रस्टी। तो जब ट्रस्टी हो तो किस तरीके का ट्रस्टी की बात की गई है, मतलब यहाँ पर जो है विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था मतलब पूंजीवाद पतियों की बात की गई है
कि जो पूंजीपतियां हैं उनको क्या बना देना चाहिए, उनको न्यासी बना देना चाहिए, मतलब उनको ट्रस्टी बना देना चाहिए, ताकि वो क्या करे, समाज का हित कर सके। मतलब जो गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, पतियों के पास इतना कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, और वो जो है उसका कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए वो चाहते थे कि जो पूंजीपति है उनको अगर ट्रस्टी बना दिया जाए तो शायद वो जो है गरीबों की हित करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, और क्या करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे, और इससे समाज में क्या होगा, नैतिकता स्थापित होगी, और साथ ही साथ जो है समाज का विकास भी हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है साध्य और साधन। साध्य और साधन क्या है, मैंने पहले भी बताया। साध्य का अर्थ है कि यहाँ पर हमारा गांधीवाद हम पढ़ रहे हैं, तो गांधीवाद की विशेषता पढ़े, तो गांधीवाद की विशेषताओं में ये भी आ जाता है कि साध्य क्या है गांधीवाद का। तो गांधी जी का साध्यवाद यही है कि साध्य जो है यही है कि हमें क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, हम सबको स्वतंत्रता चाहिए। गांधी जी सिर्फ अपनी स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे हैं, गांधी जी यहाँ पे सर्व स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं कि सबकी स्वतंत्रता, सबको स्वतंत्रता मिले, और साथ ही साथ साधन भी हो। मतलब अब स्वतंत्रता तो चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता के लिए साधन क्या होना चाहिए, तो गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि साधन, दो साधन होने चाहिए। एक तो सबके भीतर सत्य होना चाहिए कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें सत्य बोलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है। जो सच्चाई है, चाहे वो हमारे लिए बुरा कर रहे हैं चाहे अच्छा कर रहे हैं, हमें हर चीज़ को उनके सामने रखना है, डरना नहीं है, भय में नहीं रहना, भय से मुक्त रहना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, कायर नहीं बनना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है अहिंसा, जो है अहिंसा के पथ पर चलना है, मतलब हिंसा हमें किसी के साथ नहीं करनी है, दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं करना है, छुआछात, ऊंचा नीच नहीं करना है, अंदर ही अंदर जो है नहीं, बल्कि मैं कहूँ कि आंतरिक और बाहरी दोनों तरीके से मानसिक तौर से प्रताड़ित नहीं करना है। तो ये सब चीज़ों की बात गांधी जी ने की है साध्य और साधन में। उसके बाद 9 पॉइंट आ जाता है विश्व बंधुत्व और अंतर्राष्ट्रीयवाद का जो समर्थन यहाँ पर किया गया है। तो बंधुत्व की भावना भी की गई है कि पूरे विश्व को एक करने की बात की गई है, मतलब पूरे विश्व में बंधुत्व की भावना हो, भाईचारे की भावना की बात यहाँ पर की गई है कि सबके अंदर भाईचारे की भावना हो, ऊंच नीच, काला गोरा और गरीब अमीर जो है ये सब नहीं होना चाहिए, सबके सब बराबर होने चाहिए। विश्व में जो है बंधुत्व की भावना जो है वो होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जो है वाद का भी समर्थन इन्होंने किया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय, मतलब जो बाहर जो चीज़ें जो है की जा रही है, मतलब जो हमारी संस्कृति से अलग है, उन चीज़ों को भी यहाँ पर अपनाने की बात यहाँ पर की गई है। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास गांधीवाद की जानकारी अथवा गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों की जानकारी इन रचनाओं से प्राप्त होती है। तो ये कुछ रचनाओं के नाम हैं जो गांधी जी की रचनाएं थी, उनकी चर्चा यहाँ पे की है। तो इनके बारे में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए बिल्कुल इनके टाइम के साथ। तो पहला है पॉइंट हमारा इंडियन केस फॉर स्वराज्य। इंडियन केस फॉर स्वराज्य, तो इंडियन केस फॉर स्वराज्य जो है वो 1932 में जो है ये रचना लिखी गई थी। सेकेंड है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है वो 1940 में लिखी गई थी। उसके बाद आता है सत्याग्रह जो है वो 1935 में जो है लिखी गई थी। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स एंड खड़ी, ठीक है। तो ये जो है खादी, इकोनॉमिक्स एंड खादी जो है ये 1949 में जो है की गई थी। उसके बाद द साइंस ऑफ सत्याग्रह जो 1957 में जो है एस्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल जो है वो 1958 में जो है वो हुई थी। उसके बाद आते हैं ट्रस्टीशिप जो है वो 1960 में जो है हुई थी। तो ये जो है 7 मैंने आपको यहाँ पर रचनाओं के नाम बता दिया, इसमें से पूछ सकते हैं, इसलिए आप लोगों को ये पढ़ने हैं विद इनके ईयर के साथ। इसके अगर अतिरिक्त बात करें तो इसके अतिरिक्त भी गांधी जी ने जो है ट्रूथ इज गॉड है, ठीक है। और द बेसिक एजुकेशन हो गया, एथिकल जो है रिलीजन हो गया, आदि जैसी रचनाएं भी यहाँ पर गांधी जी ने लिखी है। इन रचनाओं के अतिरिक्त जो है गांधी जी ने अपने विचारों का प्रतिपादन हरिजन करके किया। तो यहाँ पे गांधी जी ने अपना प्रतिपादन जो है हरिजन करके किया। यंग इंडिया,
हरिजन जो है सेवक हो गया, हरिजन बंधु हो गए, नवजीवन हो गया, ये सारे के सारी जो है इन्होंने पत्रिकाएं लिखी। तो पत्रिकाओं के नाम देखिए कौन कौन से हैं। पत्रिकाएं जो प्रतिपादित की है इन्होंने, उनका नाम है हरिजन, यंग इंडिया, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु और नवजीवन जैसी जो पत्रिका इन्होंने प्रतिपादित की है। अब आगे आ जाता है हमारा गांधीवाद दर्शन। अब गांधीवाद दर्शन में और क्या क्या है, तो गांधीवाद दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके से गांधीवाद दर्शन को जो है विभाजित किया गया है कि इस तरीके का सिद्धांत जो है या दर्शन जो है गांधी जी चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है राजनीतिक सिद्धांत की, राजनीतिक सिद्धांत की बात की गई थी और राजनीतिक सिद्धांत में किन किन चीज़ों की बात की गई है वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और दूसरा आ जाता है हमारा आर्थिक सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत में किन किन चीज़ों की बात की गई है वो यहाँ हम पढ़ेंगे। अब देखिए राजनीतिक सिद्धांत की जब चर्चा करते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत में क्या है, धर्मोचरण होना चाहिए, मतलब अंतिम लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए, धर्म पर चलना। अब जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, कनेक्टेड है किसके साथ, धर्म के साथ, तो यहाँ पर धर्म जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, राज्य के साथ जो है कनेक्टेड है। और धर्म और राज्य मिलकर ही क्या करेंगे, जिनका अंतिम लक्ष्य क्या होगा, राजनीति की स्थापना करना। तो राज्य की एक अच्छी राजनीति, एक नैतिक आदर्श समाज की स्थापना अगर आपको करनी है तो आपको धर्म और राज्य दोनों को चलाना पड़ेगा। तो दोनों का एक तरीके से यहाँ पर जो है कनेक्शन जो है वो बताया गया है। उसके बाद है राम राज्य की स्थापना की बात की गई कि जिस तरीके से राम जी थे कि राम जी जो है अहिंसा नहीं करते थे, एक अच्छे हित की बात करते थे, समाज के कल्याण की भावना उनके भीतर थी, किसी के लिए द्वेष भावना और कोई अलग भावना नहीं थी, लोभी नहीं थे। ठीक है, समाज के कल्याण की बात करते थे, सबको साथ लेकर चलने की बात करते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे राम का जो राज्य है, राम राज्य की स्थापना करने की बात की गई है कि अगर किसी राज्य की स्थापना हो तो कैसा राज्य हो, राम राज्य की स्थापना हो। फिर है सर्वोदय, सबके लिए होना चाहिए, किसी के साथ किसी प्रकार का छुआछूत भेदभाव नहीं होना चाहिए, सर्वोदय होनी चाहिए, सबकी स्वतंत्रता हो, सब अपना हित कर सके, सबको अर्थ है जो गरीब लोग हैं उन्हें भी अपने उत्थान के लिए जो है ऊपर उठने के लिए जो है मेहनत कर सकते हैं, सबको उनको भी अधिकार है। उसके बाद है सत्याग्रह होनी चाहिए, मतलब सत्य के पथ पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य को अपनाना चाहिए, अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए, मुक्त से भय होना चाहिए, कायर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के सत्याग्रह की बात यहाँ पर की गई है, तभी हम एक आदर्श समाज की संरचना कर पाएंगे। उसके बाद आता है आर्थिक सिद्धांत। जब आर्थिक सिद्धांत की बात करते हैं तो आर्थिक सिद्धांत में क्या है, भौतिकवाद और उपभोक्तावाद संस्कृति के खिलाफ जो है यहाँ पर बात की गई है। मतलब किस तरीके का भौतिकवाद नहीं होना चाहिए, उपभोक्तावादी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अपना अपना फ़ायदा देखा, अपना अपना जो है अपना सिर्फ अपना हित देखा और अपना हित देखकर चले गए। तो इस तरीके का हित जो है उसे नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, यहाँ पे पूंजीपतियों की बात की गई है कि पूंजीपति जो है उनके पास बहुत पैसा है और दूसरी तरफ गरीब लोग जो है उनके पास तो रहने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो पूंजीपतियों के पास इतना पैसा है तो उनको ट्रस्टी बना देना चाहिए और साथ ही साथ ट्रस्टी बनाकर, ताकि वो समाज का हित कर सके, समाज का कल्याण कर सके। उसके बाद क्या है, चरखा, स्वदेशी और खादी की भी यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, कि किस तरीके से ये हमारे जो है अच्छे चिन्ह जो है वो प्रतीत होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए, हमें चरखा का जो है इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, हमें साथ ही साथ स्वदेशी जो है और खादी को जो है अपनाना चाहिए। मतलब एक तरीके से यहाँ पे बहिष्कार की बात जो है वो की जा रही है कि हमें जो विदेशी संस्कृति है उन संस्कृतियों का बहिष्कार करना चाहिए। संस्कृति जो कपड़े हैं, जो वस्तुएं हैं, उन सब का बहिष्कार करना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए। और साथ ही साथ क्या करना चाहिए, खादी को जो है अपना लेना चाहिए, क्योंकि खादी हमारा है, हमारा स्वदेशी है, तो उसे हमें अपना लेना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ों की बात की गई कि अगर हम इन चीज़ों पर चलेंगे, अपनी चीज़ों पर चलेंगे, सत्य पर चलेंगे, और तब जाके हम अपने जो हमारा प्रमुख लक्ष्य है स्वतंत्रता, उस तक पहुंचाएंगे। उसके लिए हमें अपने साध्य को अपनाना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ग्राम आधारित
तंत्र। अब ग्राम आधारित अर्थतंत्र क्यों बताया गया? इन्होंने बताया गया कि अगर हमें सत्य के मार्ग पर चलना है तो सबसे मेन जो आधार है वो नीचे से शुरू करना पड़ेगा। और नीचे कौन है? नीचे है ग्राम। ग्राम मतलब गांव। अब गांव में कौन होते हैं? गांव में जो गरीब लोग हैं वो होते। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि हमें जो है गरीब गांव को शहर बनाने की जो है गांव को शहर नहीं, गांव को सबसे पहले आंतरिक तौर से मजबूत बनाने की ज़रूरत है। गरीबों को ऊपर उठाने की ज़रूरत है। गरीबों को जो है उनको जो है मदद करने की ज़रूरत है। और पूंजीपतियों के लिए भी यहाँ पर उन्होंने कहा कि उनको जो है उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें जो है ऊंचा उठाना चाहिए, क्योंकि अगर गरीब लोगों का विकास होगा तभी समाज जो है वो बराबरी पर आ पाएगा। और जब वो बराबरी पर आएगा तब जाकर एक आदर्श समाज की स्थापना हो पाएगी। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा और किसी के साथ किसी तरीके का कोई गलत व्यवहार भी नहीं होगा। तो इस तरीके से ग्राम पर आधारित होने की बात यहाँ पर की गई है। फिर आ जाता है कार्य आधारित शिक्षा। कार्य आधारित शिक्षा होना चाहिए, मतलब यहाँ पर जो है कार्य करने की बात की गई है कि कार्य पर ही शिक्षा जो है वो आधारित है। शिक्षा की स्थापना करनी चाहिए ताकि सभी के सभी पढ़ सके, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तभी वो कुछ कर पाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से जो है कार्य पर आधारित है सारी की सारी शिक्षा। जो भी शिक्षा है वो काम पर हमारे आधारित होती है। तो इस तरीके से आर्थिक सिद्धांत की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो राजनीतिक सिद्धांत बता दिया, धर्माचार होना चाहिए, राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए, सर्वोदय होना चाहिए और सत्याग्रही होना चाहिए। आर्थिक सिद्धांत में भौतिकवाद होना चाहिए, उपभोक्तावादी संस्कृति के खिलाफ होना चाहिए, चरखा स्वदेशी खादी होना चाहिए, ग्राम पर आधारित होना चाहिए, कार्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए। उसके बाद हम महात्मा गांधी की चर्चा कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी की चर्चा में हम लोग जो है उनके शिक्षा दर्शन की बात करेंगे। अब ये तो हमने सारी बात कर दी राजनीतिक तौर से कैसा है और आर्थिक तौर से कैसा है। अब हम बात करेंगे शिक्षा दर्शन, मतलब शिक्षा को लेकर महात्मा गांधी जी के क्या विचार है, आज हम वो चर्चा करने वाले हैं इस पर। उपनिवेशिक जो है शिक्षा व्यवस्था को वे भारत के लिए हानिकारक मानते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर जो है उपनिवेशिक जो शिक्षा है उसका जो है यहाँ पे बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। वैसे भी हमें बाहर की जो संस्कृति है उनको अपनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे भारत की खुद की संस्कृति अगर हम खोल कर देखें तो वो इतनी बड़ी है, उसमें बहुत कुछ है। अगर हम घुसे तो हम लोगों को लगेगा, हम लोगों को तब पता चलेगा कि हमारी संस्कृति कितनी व्यापक, जिसे मैं कहूँ कि कितनी व्यापक है हमारी संस्कृति, जिसमें सब कुछ है, जिसमें हमें किसी और तरफ जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हम अपने धर्म की बात करें तो हमारे धर्म में ही सब कुछ है, हमें किसी और धर्म में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सत्य पर चलने की ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो गांधी जी ने जो है अंग्रेजों के द्वारा विकसित जो शिक्षा पद्धति थी उसकी 3 महत्वपूर्ण कमियां बताई है। तो अंग्रेजी लोगों ने जो है शिक्षा की पद्धति जो है हमारे भारत पर शुरू की थी, उनकी भी 3 कमियां जो है यहाँ पर गांधी जी ने बताई है कि कौन कौन सी कमी है। तो पहली कमी देखेंगे, यह है विदेशी संस्कृति पर आधारित था। कौन सी संस्कृति पर आधारित था? ये पूरा का पूरा विदेशी संस्कृति पर आधारित था। तो सबसे पहले तो वो ये चाहते थे कि ये विदेशी जो संस्कृति पर आधारित है तो उस पर ना हो। इनका स्थानीय संस्कृति लगभग समाप्त ही कर दी थी। जो स्थानीय संस्कृति मतलब किसी स्थान की जो संस्कृति है वो तो पूरी तरीके से ख़त्म ही हो गई थी। इसमें विदेशी संस्कृति का प्रभाव देखने को मिल रहा था। अगर आप आज की भी बात करोगे तो आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों को किस तरीके से जो है अंग्रेजी सिखाई जा रही है। जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बच्चों को हिंदी तो सिखानी नहीं है, हमें तो बच्चों को बस यही सिखाना है, हेलो, हाय, हाउ आर यू, तो ये सारी चीज़ें सिखानी है और इन्हीं पर जो है चर्चा करी। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से अपनी संस्कृति कहीं ना कहीं छुपती चली जा रही है और जो पाश्चात्य की जो संस्कृति है या विदेशी जो संस्कृति है उसको हम एडॉप्ट ही करते जा रहे हैं, अपनाते ही चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो बोल रहे संस्कृति पर आधारित तो था, लेकिन स्थानीय संस्कृति लगभग समाप्ति होती जा रही थी जो हमारे अंदर अंदर की। आप भी जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे रहते होंगे आपकी भी अपनी अपनी जो है वो होती होगी, मतलब अपने अपने इलाके की अपने अपने जहाँ आप स्थानीय पे रहते हो वहाँ पे अपने अपने जो है संस्कृति होगी, अपने अपने रीति रिवाज होंगे, अलग अलग तरीके होंगे। आपने देखा होगा शादियाँ भी अलग अलग तरीके से होती है, तो किसी के अलग नियम है, किसी के अलग नियम है। तो इस तरीके से आगे आ जाता है सेकंड पॉइंट, यह हृदय और हाथ की संस्कृति की उपेक्षा पूर्णतः दिमाग तक ही सीमित रह गई है। तो अब यहाँ पर हाथों का इस्तेमाल तो हो नहीं रहेगा, है ना,
क्योंकि हर चीज़ जो है वो हाथों के इस्तेमाल से जो है होती थी, हमारे हृदय के इस्तेमाल से होती थी कि हृदय से हमें जो है चलना चाहिए। लेकिन अब उसकी क्या की जा रही है, उपेक्षा की जा रही है। क्योंकि हमें देखो अंग्रेजी, मैंने कहा ना स्कूलों में क्या है, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। अब अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है तो बच्चों को कौन सा समझ में आ रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, उसको रट्टा मार के याद कर लेते हैं, पेपर दे के आ जाते हैं, बस हो गया काम खत्म। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, हृदय से भी और हाथों से भी जो है सिर्फ बाहरी तौर तरीकों से काम किया जा रहा है, लेकिन अंदर का जो मूल आधार है और वो मूल आधार किसी को भी नज़र नहीं आ रहा है, वो किसी को वो संस्कृति नज़र आ नहीं रही कि जो हमारी ढीली ढीली होती चली जा रही है। तो पूर्णतः दिमाग तक ही सीमित रह गया है, सिर्फ दिमाग तक ही हम उसको कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं और याद कर रहे हैं और बस उसको लिख डाल रहे हैं। तीसरा पॉइंट है, विदेशी भाषा के माध्यम से ही शिक्षा संभव नहीं है। मतलब यहाँ पर वो ये कहना चाहता है कि अगर हम विदेशी जो है भाषा को अपना रहे हैं तो सिर्फ उसी से ही हमारा विकास जो है वो संभव नहीं है। हमें कुछ ऐसे विकास भी अपने जीवन में करने पड़ेंगे जिससे जो है हम जो है अच्छे तरीके से जो है आगे काम कर सकें। फिर है, गांधी जी ने यहाँ पर जो है शिक्षा के व्यापक उद्देश्य की बात की। मैंने कहा ना कि बिल्कुल गांधी जी का जो यहाँ पर स्थापना जो की गई है वो बिल्कुल ही व्यापक है, पूरी तरीके से फैली हुई है, बहुत बड़ी है। मतलब हम जितनी पढ़े उतनी कम है। तो गांधीवाद जो है जितना पढ़ा जाए उतना कम है कि गांधी जी ने इतनी सारी चर्चाएँ जो है वो कर रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पर व्यक्तिगत उद्देश्य भी है। व्यापक उद्देश्य में व्यक्तिगत उद्देश्य मतलब सिर्फ अपने व्यक्तिगत की भी चर्चा यहाँ पर की गई है। फिर है सामाजिक उद्देश्य, मतलब समाज की चर्चा भी यहाँ पर की गई। तो इस तरीके से व्यापक उद्देश्य जो है गांधी जी ने यहाँ पर शिक्षा के प्रति किया है। तो पहला है चरित्र निर्माण। सबसे पहले तो यहाँ पर एक अच्छे चरित्र के निर्माण करने की बात गांधी जी ने की है। मतलब व्यक्तिगत उद्देश्य रखा है कि सबसे पहले तो हमें अपने व्यक्तिगत की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक अगर अध्यापक है तो उसे एक व्यक्तिगत जो है अपना अच्छा व्यवहार जो है वो स्थापित करना चाहिए, एक नैतिकता, एक आदर्श जीवन अपना बनाना चाहिए। क्योंकि अगर वो अपना एक आदर्श, एक नैतिकता भरा, एक सत्य पर चलने वाला जीवन और एक अहिंसा से चलने वाला जीवन जो है वो अगर बनाएगा तो तभी वो एक समाज के लिए कल्याणकारी व्यक्ति हो सकता है, तभी वो एक समाज के लिए जो है हितकारी हो सकता है। तो एक अच्छे चरित्र को निर्माण करने की बात यहाँ पर की गई है। फिर है सर्वगुण विकास। सर्वगुण विकास मतलब सबका विकास करने की यहाँ पर बात की गई है, सब चीज़ों का विकास करने की बात की गई है। और यहाँ पे गांधी जी ने जो है ट्रिपल एच की बात की गई है। किसकी बात की है? ट्रिपल एच की बात की गई है। ट्रिपल एच मतलब एच मतलब हो गया हेड, ठीक है, हेड मतलब क्या हो गया, मस्तिष्क जो है हमारा, उसकी यहाँ पर बात की गई है। दूसरा एच क्या है? दूसरा एच है हमारा हैंड, ठीक है, हैंड मतलब हो गया हमारा हाथ। और तीसरा एच क्या हो गया? तीसरा एच हो गया हमारा हार्ट। हार्ट मतलब क्या हो गया? हमारा हृदय। तो इस तरीके से 3 एच की यहाँ पर चर्चा की गई है कि ये 3 जो है वो होने चाहिए। तो कौन कौन से एच है? हेड मतलब सिर, मस्तिष्क हमारा होना चाहिए, ठीक है, हैंड होना चाहिए और साथ ही साथ हृदय भी हमारा होना चाहिए। जब ये 3 चीज़ें काम करेगी, जब ये 3 चीज़ें वर्क करेगी तब ही हमारा जो है विकास हो पाएगा। जब हमारा सिर काम करेगा, जब हमारा हाथ काम करेगा और जब हमारा दिल काम करेगा, तीनों तरीके से, तीनों नज़रिए से अब हम चलेंगे तो हमारे एक आदर्श समाज की संरचना हो जाएगी, एक आदर्श समाज के पथ पर हम चल पाएंगे। तो सर्वगुण विकास करना है, सबका विकास करना है। फिर आ जाता है हमारे पास सामाजिक उद्देश्य। तो सामाजिक उद्देश्य क्या है? सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है सामाजिक उद्देश्य में स्वावलंबी नागरिकता का निर्माण। तो यहाँ पर क्या है? स्वावलंबी नागरिक का निर्माण करना चाहिए। स्वावलंबी मतलब होता है शारीरिक। तो एक तरीके से शारीरिक जो है निर्माण हमें करना चाहिए समाज के कल्याण के लिए। देखिए, अगर मैंने व्यक्तिगत की बात की तो व्यक्तिगत में हमारी आत्मा की बात हो गई कि हमारे अंदर से हमें जो है अपने आप को ठीक करना है, हमें अंदर से अपने आप को चरित्रवान बनाना है, हमें अंदर से जो है विकास की भावना अपने दिमाग में रखने के लिए अपने मस्तिष्क, हाथ और हृदय को खुला रखना है। और सामाजिक में किसकी बात की जा रही है? सामाजिक में जो है नागरिक के निर्माण की बात की जा रही है। नागरिक जो है वो शारीरिक तौर से, मतलब बाहरी तौर से भी जो है वो मजबूत होना चाहिए, बाहरी तौर से भी वो सबको संभाल सके, इस तरीके का होना चाहिए। उसके बाद है सर्वोदय। सर्वोदय समाज का विकास होना चाहिए। तो बिल्कुल एक अच्छे आदर्श समाज का जो है विकास करना ज़रूरी है, एक अच्छे विकास पर चलना ज़रूरी है। पूंजीपति जो है, पूंजीपतियों को जो है ट्रस्टी बना देना चाहिए ताकि वो जो है समाज के हित के बारे में सोचे, समाज को कल्याणकारी बना सके।
बराबरी का दर्जा मिल सके। ग्राम स्वराज की स्थापना की बात की गई कि जो भी कार्य शुरू किया जाए वो ग्राम से, गाँवों से शुरू किया जाए, क्योंकि वहीं के लोग जो हैं वो अभी तक उस चीज़ से बाहर नहीं निकले हैं, वहीं पर अटके हुए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें ग्राम से निकाल कर जो है बाहर शहरीकरण जो है वो किया जाए। ठीक है, शहरीकरण की तरफ लेकर आया जाए, पर अपनी संस्कृति को छोड़ा ना जाए। उसके बाद आते हैं महात्मा गांधी की कुछ प्रतिपादित बुनियादी शिक्षण की विशेषता। तो शिक्षण की क्या विशेषता होनी चाहिए, मतलब एक अगर गुरु है तो उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों और बच्चियों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। मतलब पहली उन्होंने बात की कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको सबसे पहले निःशुल्क जो है शिक्षा देनी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है, पूरी शिक्षण व्यवस्था के केंद्र में कोई शिष्य या हस्त आयोग हो। मतलब पूरी जितनी हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसका केंद्र किसको माना गया है, केंद्र में कोई शिष्य या हस्त उद्योग हो। मतलब शिष्य भी होना चाहिए और हस्त जो उद्योग है वो भी यहाँ पर होना चाहिए एक अच्छे शिक्षा व्यवस्था के लिए, शिक्षा के लिए। अगर मान लो आप पढ़ने जा रहे हो कहीं पर और वहाँ पर फैसिलिटीज़ ही नहीं है, बोर्ड ही नहीं है, पेन ही नहीं है, मार्कर ही नहीं है, ठीक है, और टीचर आपको समझा नहीं पा रहा, तो कितना मुश्किल हो जाएगा शिक्षा को लेना। इसलिए शिक्षा के लिए सारी समाज अच्छे चीज़ों का विकास हमें खुद करना पड़ेगा। आगे है, शिक्षा का माध्यम जो है बच्चों की मातृभाषा है। शिक्षा का माध्यम जो है किसको यहाँ पर आधार बनाया गया है, मातृभाषा को आधार बनाया गया है। जैसे मैंने आपको बात की कि पाश्चात्य को अपनाया जा रहा है, लोग चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को जो है अंग्रेजी भाषा सिखाएं, अंग्रेजी में जो है बलवान बनाएं, लेकिन उससे जो है हमारे देश का विकास नहीं होने वाला, बल्कि हम पाश्चात्य का ही विकास जो है कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें जो है अपने देश के विकास के लिए मातृभाषा का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा ही हम जो है एक आदर्श राज्य की स्थापना कर पाएंगे। शिक्षा जो है, शिक्षा यहाँ पर शिक्षा को क्या कहा गया, शिक्षा को जो है स्वावलंबी हो, कि शिक्षा जो है वो बढ़ती रहे, ठीक है, सर्व सुख हो, सबके लिए हितकारी हो, यानी खर्च का वहन अध्याय को और छात्र द्वारा किए गए उत्पादन कार्य किए जाए। मतलब उनको उठाने के लिए, मतलब एक अच्छे उत्थान करने के लिए, गरीबों का उत्थान करने के लिए, शिक्षा में उत्थान करने के लिए जो है एक अच्छे कार्य जो है वो करने चाहिए। 5th पॉइंट क्या है, हिंदी और हिंदुस्तानी की जो शिक्षा है वो पूरे भारतवर्ष में आने वाली है। तो यहाँ पर जो है हिंदी और हिंदुस्तानी की जो शिक्षा प्रणाली है उसको लाने की बात की गई है। और वो कौन सी विधि है हमारे पास, उस विधि की यहाँ पे चर्चा की गई है कि शिक्षण विधि बताई गई है। समन्वय विधि भी जिसे कहते हैं और समवाय विधि भी कहते हैं। अच्छा, ये वाला प्रश्न जो है एक बार पेपर में आया भी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो एक समन्वय विधि और सामान्य विधि की बात यहाँ पर गांधी जी ने की है। तो प्रश्न इस तरीके से है कि गांधी जी ने किस विधि की चर्चा जो है की है अपने गांधीवाद में। तो समन्वय विधि की है और समवाय विधि की है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम शिक्षा का माध्यम देखें कि माध्यम क्या होना चाहिए, तो शिक्षा का माध्यम कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, मातृभाषा से होनी चाहिए। मतलब जो हमारी भाषा है वहीं से हमें इसका विकास करना चाहिए। उसके बाद है गांधी जी की छात्र संकल्पना। गांधी जी की छात्र संकल्पना में क्या है कि बालक और बालिकाएं जो है उनमें भी जो है परमात्मा निवास करता है, उनके हृदय में भी प्रभु जी होते हैं, और इसीलिए जो है उनको जो है विकास करने के लिए छात्र को जो है संकल्प लेना पड़ेगा, एक आदर्श धर्म स्थापित करना पड़ेगा अपने भीतर, ताकि वो एक आदर्श राज्य की स्थापना कर सके। उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा अंतिम, वो है हमारा अध्यापक संकल्पना। अध्यापक को भी संकल्पना करना चाहिए, एक अध्यापक को भी एक अच्छा होना चाहिए, अध्यापक का भी शिक्षण का जो आचरण है वो अच्छा होना चाहिए, अपने खुद के प्रति भी अच्छा होना चाहिए, दूसरों के प्रति भी अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ जो विद्यार्थी है, जो बच्चे हैं, उनके प्रति भी अच्छा होना चाहिए। वीरता जो है उनके अंदर सिखानी चाहिए। वो फर्ज एक शिक्षक का होता है कि शिक्षा जो है स्कूल के अंदर
या कहीं पर भी अगर शिक्षा दे रहा है तो वो वहाँ पर एक आधार की स्थापना कर आए। किस आधार की स्थापना करके आए, मतलब एक वीरता जो है उनको सिखा कर आए, देश के प्रति प्रेम की भावना जो है सिखाई जाए, देश के प्रति खड़ा रहना, कि सजग रहना, हमेशा लड़ते रहना अपने अंतिम सांसों तक, अपने देश के प्रति जान भी न्यौछावर कर देना। तो इस तरीके का जो है समाज की जो है स्थापना करने की बात यहाँ पर गांधी जी ने की है। और यही जो है गांधी जी का एक गांधीवाद और दर्शन था, कि इस तरीके के दर्शन की स्थापना यहाँ पर गांधीवाद ने की है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग मुझे बता सकते हैं और मुझे फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक में मेरी आईडी है राधे ज्योति, RADHEY, राधे JYOTI ज्योति। तो राधे ज्योति है और फिलर फॉर्म की जो है पिक लगी हुई है उसमें। तो आप लोग मुझे फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक में आप लोग मुझसे प्रश्न वगैरह भी कर सकते हैं। और जो है अब सभी के सभी जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया वो चैनल को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो सभी को बता दूं मैं कि आपका होमवर्क है क्विज़। अब आप लोग 5-5:30 बजे क्विज़ को अटेंड करना, और जो है आज क्विज आएंगे तो उनको अटेंड करना, और अच्छी तरीके से फर्स्ट पेपर को भी अटेंड करना। और फर्स्ट पेपर में मेरे स्टूडेंट्स प्राइज़ लेकर जाएंगे, तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करना है। तो हमारे गोस्वामी सर को आप बोल दीजिएगा और उनको बोल दीजिएगा, तो वो मुझे बता देंगे कि मेरे स्टूडेंट्स ने भी जो है फर्स्ट पोजीशन ली है। तो अब नेक्स्ट टाइम से मैं फर्स्ट पेपर का भी डाल दिया करूँगी इसमें कि कौन विनर रहा है, तो मुझे भी साथ साथ पढ़ता चलता रहेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, राधे राधे, हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऑल द बेस्ट, एंड वी वांट JRF। बाय, राधे राधे।